प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की दो मेन अप्लाइड एस्पेक्ट में एक होता है माइस्थेनिया ग्रेविस और एक होता है लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम। तो माइस्थेनिया ग्रेविस पे हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं और इस पर कई बार MCQs क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली इट्स अ रिलेटिवली रेयर कंडीशन, बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है। और लैम्बर्ट-एटन जो सिंड्रोम है इसको लैम्बर्ट-एटन माइस्थेनिक सिंड्रोम LEMS भी कहते हैं। इसमें मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं। इसका जो इंसिडेंस होता है वो तकरीबन 1 लाख लोगों में कोई एक केस देखने को मिलता है, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स में सर्वे में मालूम चला। कॉज की बात करें तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट वन ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो चूँकि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है तो इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बनती हैं अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स के। अब यहाँ आप ध्यान रखिएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस में जो एंटीबॉडीज़ बनी थी वो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिनर्जिक ठीक है रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में बनी थी, और इसमें बनती है कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट में इन द नर्व एंडिंग एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो होता क्या है कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जो है वो टर्मिनल्स पे आता है, वोल्टेज गेटेड सो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम जो है वो बाहर से ECF से अंदर आता है और ट्रिगर करता है वेसाइकल्स को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस डिसीज़ के अंदर कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, प्रेजेंट हो जाती हैं। तो ये कम्पिटिट करती हैं और कई हद तक डिस्ट्रॉय भी करती हैं। तो होता क्या है, इससे कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है ECF से अंदर जाने का सेल के अंदर, ये कम हो जाता है, और जब ये कम हो जाता है तो दिस कॉज लेस अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन कंटेनिंग वेसाइकल्स इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एसिटाइल कोलिन जो वेसाइकल्स में प्रेजेंट होता है वो कम मात्रा में क्लेफ्ट में रिलीज हो पाता है। सो यूजुअली इट इज़ एडल्ट ऑनसेट डिसीज़ दैट हैज़ सिमिलर अकरेंस इन मेन एंड वुमेन। एडल्ट ऑनसेट डिसीज़ है, जबकि हमने पढ़ा था माइस्थेनिया ग्रेविस में मेन और वुमेन में भी कभी एज के हिसाब से ये अलग अलग तरीके से पाया जाता है। इवन चाइल्डहुड में भी कई बार प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, प्रॉक्सिमल मसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ आर प्राइमरली अफेक्टेड। जो प्रॉक्सिमल मसल्स होती हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, लेग वगैरह में, तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, प्रोड्यूस वैडलिंग गेट। इसमें डक लाइक गेट का मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग, ठीक है। तो मैनर ऑफ वॉकिंग ये डिस्टर्ब हो जाता है जब कोई भी मस्कुलर प्रॉब्लम होती है या मस्कुलर डिसीज़ होता है। तो इस तरीके के लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम में वैडलिंग गेट, तो वॉडलिंग गेट में किस तरह से पर्सन चलता है, जैसे कि कोई बतख चलती है, ठीक है। दैट ओवरऑल डिफ़िकल्टी इन रेजिंग आर्म्स, तो आर्म्स को ऊपर उठाने में भी पर्सन जो है पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है। तो ये कुछ रिजल्ट दिखाई देते हैं, इसके साइन दिखाई देते हैं। नाउ अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डिफ़र फ्रॉम माइस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें 2-3 चीज़ें तो हमने देख ली कि है ना, इसमें कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती है, माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिनर्जिक निकोटिनर्जिक एंटी रिसेप्टर्स के अगेंस्ट में बनती हैं। अब इसमें दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है, क्या देखते हैं कि रिपीटेटिव स्टिमुलेशन अगर मोटर नर्व का होता है, तो मोटर नर्व जो है अगर रिपीटेड स्टिमुलेशन देती है तो रिपीटेड स्टिमुलेशन से एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन नर्व टर्मिनल्स, तो चूँकि इन्फ्लक्स जो है वो कम हो जाता है कैल्शियम का, लेकिन अगर बार बार एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलस आए तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में करते करते कैल्शियम का अमाउंट इसमें बढ़ जाता है। अब ये जो कैल्शियम है ये ट्रिगर कर देता है एसिटाइल कोलिन वेसाइकल्स को रिलीज़ करने के लिए क्लेफ्ट में, तो एसिटाइल कोलिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है एंड लीड टू एन इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ।
इसका जस्ट अपोजिट होता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। अगर रिपीटेड स्टिमुलेशन माइस्थेनिया ग्रेविस में मिलते हैं तो उससे जो सिम्टम्स हैं वो और भी ज़्यादा एग्जैगरेटेड हो जाते हैं, मसल वीकनेस जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था रेस्ट। अदर कॉजेज़ ऑफ लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम टू डेवलप, 40% पेशेंट्स में ऐसा देखने को मिलता है, स्पेशली जिनमें स्मॉल सेल कैंसर ऑफ लंग हो। तो जिन पेशेंट्स में लंग स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है, उन ऐसे 40% पेशेंट में आपको LEMS के सिम्टम्स जो है वो दिखाई देने को मिलते हैं। ठीक है, अब ऐसा कैसे होता है, चूँकि ऑलरेडी पेशेंट को स्मॉल सेल कार्सिनोमा है लंग का, वो तो एंटीबॉडीज़ दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू अटैक कैंसर सेल्स, तो जो बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कैंसर सेल्स के अटैक करने में के काम करती हैं, ये कैल्शियम चैनल पे भी अटैक करना शुरू कर देती हैं। और इसी वजह से जिन लोगों को लंग सेल कार्सिनोमा होता है स्मॉल सेल, उन लोगों में 40% लोगों में LEMS का कारण यही एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट से पहले ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कोई पेशेंट है जिसे स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग तो नहीं हुआ है, क्योंकि बॉडी उसको ख़त्म करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बना रही हैं वही आपकी खुद के चैनल्स के। आगे जब हम इसके अदर डिसीज़ के साथ एसोसिएशन की बात समझते हैं तो देखने को मिलता है इसका एसोसिएशन कई सारे अलग डिसीज़ के साथ भी देखने को मिलता है, जैसे लिम्फोसार्कोमा, मैलिग्नेंट थाइमोमा या कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, स्टमक, कॉलोन, प्रोस्टेट, ब्लैडर, किडनी, गॉल ब्लैडर। इनसे रिलेटेड पेशेंट्स में भी LEMS जो है वो कई बार देखने को मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट हमने आपको बताया, कई बार इस पर MCQs पूछ लेते हैं कि आफ्टर यूज़ ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ऑल्सो इम्पेयर कैल्शियम चैनल फंक्शंस एंड दैट कॉज सिमिलर सिंड्रोम लाइक LEMS। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो है कई बार देने पर कैल्शियम चैनल फंक्शंस जो है वो इम्पेयर हो जाते हैं और रिज़ल्ट क्या होता है, LEMS। तो ये कई बार MCQs में इस तरीके की रिएक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इम्यूनोथेरेपी, थेरेप्टिक हाइलाइट्स में अगर हम बात करें इम्यूनोथेरेपी, अब एक्चुअली देखा जाता है कि जो LEMS है उसकी सबसे ज़्यादा कॉर्मोबिडिटी देखी जाती है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा में। तो जब भी LEMS को ट्रीट करना हो, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना चाहिए, जो स्ट्रेटजी है वो ये फाइंड आउट होनी चाहिए कि इसको ये कैंसर है या नहीं है। और अगर पर्सन को कैंसर है तो जो ट्रीटमेंट होता है वो अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू कैंसर देना चाहिए। और सपोज़ पर्सन को कैंसर नहीं है और फिर भी उसको LEMS सिंड्रोम के लक्षण आ रहे हैं, तब इम्यूनोथेरेपी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में अगर सपोज़ कैंसर है और आप इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कैंसर ट्रीटमेंट पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, दूसरा आता है इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ फॉर LEMS। तो LEMS के लिए और अदर इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ कौन सी हो सकती हैं, प्रेडनिसोन एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लाज्माफेरेसिस है, इंट्रावीनस IV दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछा जा सकता है वाइवा वॉइस में। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ अमाइनोपाइरिडीन्स। अमाइनोपाइरिडीन्स के यूज़ से क्या होता है, एक्चुअली अमाइनोपाइरिडीन्स जो होती हैं वो फैसिलिटेट करती हैं रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और उससे इम्प्रूव हो जाती है मसल स्ट्रेंथ इन LEMS पेशेंट। लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये कैसे होती है, एक्चुअली क्या होता है, जो अमाइनोपाइरिडीन्स होती हैं ये ब्लॉक कर देती हैं प्री सिनेप्टिक पोटेशियम चैनल्स को, और प्री सिनेप्टिक पोटेशियम चैनल्स अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो एक्शन पोटेंशियल यानी डीपोलराइजेशन जो है वो ज़्यादा देर तक रहता है। ठीक है, और वो प्रमोट करता है एक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो है वो थोड़े ज़्यादा टाइम तक ओपन रह जाते हैं, और चूँकि इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन रही थी, लेकिन इस ड्रग की फ़ायदे का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि इसमें कैल्शियम का एंट्री जो है वो बढ़ जाती है और फाइनली फैसिलिटेट कर देती है ये एसिटाइलकोलिन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज़ होने के लिए।
तो ये एक छोटा सा चैप्टर है लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। आगे आप मेडिसिन में पढ़ेंगे, आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे इसका अदर ट्रीटमेंट्स और भी क्या इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, इवन जो थेरेप्टिक हाइलाइट्स हमने पढ़े हैं उनको देने की क्या प्रॉपर मैकेनिज्म्स होती हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो बेसिक अगर आज आप यहाँ अच्छे से समझते हैं तो उसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो आप आगे समझ पाएंगे। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक टू यू।